हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें प्रोनाउन को हम लोग ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, और अगले लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। और वो नाउन देखिए, जितना ज़्यादा ज़रूरी आपको पढ़ना होता है थ्योरी, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। तो मैं साथ साथ में प्रैक्टिस कराते ले चल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन मैं खुद ढूंढ के लाया हूँ, मैं वो क्वेश्चन खुद बताऊँगा कि वो ऐसा क्यों होता है। और देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आपने पढ़ते समय थोड़ी लापरवाही की भी है तो चलेगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, हद से ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्योंकि उस समय जब मैं वो पढ़ा रहा हूँगा, जब मैं वो प्रैक्टिस आपका करा रहा हूँगा, तो उस प्रैक्टिस में मैं हो सकता है कि कुछ एडिशनल बातें बताऊँ जो कि आप लोगों ने न पढ़ा हो या फिर मैंने न समझाया हो। ठीक है, कुछ एडिशनल समझा सकता हूँ, कुछ एडिशनल बता सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपके सिलेबस में ना हो लेकिन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया हो, तो वो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा उसी क्वेश्चन में। कुछ रूल ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन में ही समझाए जा सकते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं वहीं पे समझाऊंगा। तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ, जो कि अगले सेशन में होगा, तो उस प्रैक्टिस पे खासा अलर्ट रहिए। उस प्रैक्टिस में तो एक कॉपी पक्का अपने साथ लेके बैठिए, और वहाँ पे जो स्पेशल दिखे कि सर ने ये चीज़ें की स्पेशल नोट बताया, तो उस चीज़ को आप तुरंत नोट डाउन कीजिए उस क्वेश्चन के सामने कि ये ऐसा होता है तो ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको काम करने हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हम लोगों ने पार्ट देख रखे थे। पर्सनल प्रोनाउन में तो 2 लेक्चर चला था, जहाँ पे मैंने चार्ट बनाया था। चार्ट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब कब सब्जेक्टिव केस, कब ऑब्जेक्टिव केस, कब पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, ये मैंने समझाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस प्रोनाउन के माध्यम से किसी दूसरी चीज़ पर अधिकार दिखाते हैं उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट को के पहले मैंने बताया था एक प्रीफिक्स होता है इन, इम और अन। ये जो 3 प्रीफिक्स होते हैं, देखिए इसी लेक्चर में, प्रोनाउन के लेक्चर में मैंने आपको प्रीफिक्स भी बता दिया। 3 प्रीफिक्स कौन कौन से? इन, अन और इम। ये 3 अब इसी तरह रिलेट होता है, इसी तरह चीज़ें रिलेट होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो एकदम से मतलब उसी अड़ गया हूँ कि नहीं बस प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, बाकी इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है, जो चीज़ उससे रिलेट हो सकती है मैं वो आपको समझाऊँगा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हमने देखा था। इनडेफिनिट बना किससे? डेफिनिट से। डेफिनिट के आगे इन प्रीफिक्स जोड़ा गया है, तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और जैसे इन आता है तो उस शब्द को ही उल्टा कर देता है। तो इनडेफिनिट से क्या हो गया? अनिश्चित। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, मतलब कि इनडेफिनिट प्रोनाउन देखा था। क्या होते थे इनडेफिनिट प्रोनाउन? जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी या चीज़ को या पर्सन या थिंग को नहीं इंडिकेट करते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। जनरली में कोई चीज़ बोलते हैं या फिर कुछ ना पता हो कि किसने किया है, तब वहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इशारा। डेमोन्स्ट्रेट शब्द से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। जब आप किसी चीज़ को इशारा करके दिखाते हो और वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहीं पे हम लोगों ने समझ रखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इशारा वो भी करते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता था समझा रखा था डिटेल में, लेकिन ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे कोई भी नाउन यूज नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे कोई भी नाउन यूज नहीं होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे हमेशा एक नाउन का यूज हुआ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, डैट, दिस, दोज, और यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अंतर बस होता है जब वो सेंटेंस में लिखे जाते हैं तब। कब कैसे पता चलता है कि अगर जो उसके आगे नाउन, इन चारों के आगे नाउन यूज हुआ तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, और उनके अगर नाउन यूज नहीं हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, और उस क्वेश्चन वर्ड की जगह, उस क्वेश्चन वर्ड, ये समझाया था मैंने, ट्रिक भी बता रखा है, उस क्वेश्चन वर्ड की जगह अगर आंसर देते समय उस क्वेश्चन वर्ड की जगह कोई नाउन आ जाए तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है वही कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दरअसल में बस 3-4 ही होते हैं, विच, हु, हुम और व्हाट, यही 4 होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोनाउन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
जब आप कोई चीज़ किसी में बांटते हो तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, जब आप अलगाव का भाव देना हो या फिर प्रत्येक का भाव देना हो, मतलब बंटवारे का भाव देना हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ईदर, नीदर, ईच, ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ रखा है। नाउन का जो पिछला लेक्चर है, बताइए मैं इस चीज़ को कितनी कम देर में समझा गया, मुश्किल से 5 मिनट, लेकिन इसको पूरी तरह अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मैंने शायद 3 से 4 लेक्चर ले रखे हैं। तो यही होता है, एक पढ़ाने का तरीका होता है। मैं चाहता तो इसको 1 लेक्चर या 1.5 लेक्चर में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए तीनों के तीनों आर से शुरू हैं, और ये जो 3 आर है ना, ये जो 3 आर हैं, जो ट्रियो है इनका, ये तीनों के तीनों मतलब एक तरीके से मान सकते हैं, उसमें से 2 तो खतरनाक हैं जिसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों ने चार्ट में ही समझ रखा था, तो मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ, एक बस ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। वैसे मैंने उसको चार्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा था। जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उस सब्जेक्ट का एक्शन खुद उसी के ऊपर पड़ता है, मतलब कि वो वही सब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट होता है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे मैंने बोला था राम बीटेन राम, याद होगा आपको, अगर जो आपने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा तो ये एग्जाम्पल देखते ही आपको याद आ गया होगा। राम बीटेन राम, यहाँ पे मैंने लिखा था राम बीटेन राम। यहाँ पे एक्शन, एक्शन क्या है, बीट, बीट मीन्स होता है मारना, तो मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। सबसे पहली बात सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब एक बात बताइए, मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कोई सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था उसके पीछे कहानी भी बताई थी। अगर जो आप उस लेक्चर को, अगर जो इस यहाँ देख रहे हैं तो पहले जाइए उस लेक्चर को देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्यों राम खुद को राम को मार रहा है। ठीक है, तो राम बीटेन राम, राम सब्जेक्ट, एक्शन किया मारने का, और प्रभाव किस पे पड़ा, खुद राम पे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी राम है और ऑब्जेक्ट भी राम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, राम। ये क्या हुआ, राम ने मारा, किसको मारा, खुद ही को मारा, मारने का प्रभाव राम पे पड़ा, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखिए राम, अभी क्या करते हैं, इन्हीं की जगह प्रोनाउन लगाते हैं। तो राम की जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा, इसके बारे में बात हो रही थी, तो ये तो हुआ थर्ड पर्सन। कैसा है, सिंगुलर है, राम एक ही तो है, सिंगुलर है, और जेंडर कैसा है, मस्कुलिन है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोनाउन बनाया गया, ही। कब, जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ही। ठीक है, बीटेन राम, रिफ्लेक्ट, इसी के किए एक्शन का रिफ्लेक्शन खुद इसी पे पड़ रहा है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये राम क्या हो गया, इसकी जगह क्या आएगा, हिम ना आके हिमसेल्फ आएगा, हिम ना आके हिमसेल्फ आएगा। क्यों ना हिम आया, क्योंकि इसका एक्शन का प्रभाव खुद इसी पे पड़ रहा है। अगर जो वहीं पे श्याम लिखा होता तो श्याम की जगह प्रोनाउन हिम लगाते। ठीक है, क्योंकि राम के की एक्शन का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा था, तब वहां पे हिम लगाते, लेकिन राम के की एक्शन का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है, तो ये जब सेंटेंस में दिखाना होता है तो इसी तरह इंग्लिश में लिख के दिखाते हैं, ही बीटेन हिमसेल्फ। तो इससे पता चल गया कि ही ने जो एक्शन किया है उसका प्रभाव खुद उसी पे पड़ा है, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन, सेल्फ का मतलब हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, माई सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं यही कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए हमारे जो टीचर थे, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे जो एक टीचर थे जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ रखा है, वो टीचर कभी भी सिवाय वर्ब सेक्शन में, वो कि मुझे भी करना पड़ेगा, हमारे जो टीचर थे वो बस वर्ब के सेक्शन में, जिन्होंने मुझको इंग्लिश पढ़ाया, बस वर्ब के सेक्शन में वो कोई नोट्स लिखवाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। नहीं तो वो क्या करते थे, ऐसे डेस्क पे खड़े हो जाते थे, और मैंने तो फिलहाल समझा रखा है, वो लिख रखा है, वो लिखते भी नहीं थे, वो एक सीट पकड़ते थे और उस सीट से ही आपको सब बातें समझाते थे।
उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता था। वो क्या करते थे, इंग्लिश को रट्टा नहीं मरवाते थे कि ये रूल रट लो कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, मतलब रट्टा मारे जा रहा हो कि कब क्या होता है। वो इंग्लिश को फील कराते थे कि इंग्लिश कैसे समझा जाता, मैथ की तरह समझाते थे इंग्लिश। तो वही काम मैं भी करता हूँ। मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन समझा जरूर दे रहा हूँ। उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। देखिए, आपकी कॉपी तो चेक होनी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना मैं आपको आके कॉपी चेक करने वाला हूँ आपका। नहीं, कॉपी अब चेक नहीं होनी। अब जो चेक होना है वो अब आपका एग्ज़ाम जो ले रहा है, जो या टेट हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, अब वो चेक करेगा कि आप कितना पढ़े हो। वो आपकी राइटिंग नहीं चेक करेगा, आपका नोट्स नहीं, बल्कि ये चेक करेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है। तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, लिखना आपको अपने लैंग्वेज में, ठीक है। समझा बहुत अच्छे से दे रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए एक्शन का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पे पड़ने लगता है तो उसी वहीं पे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को मैं सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पे बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो पहले मैं सब छोटे छोटे जो प्रोनाउन है उनको खत्म कर देता हूँ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक पारस्परिक, मतलब कि एक दूसरे से म्यूचुअल बाइंडिंग जब होती है तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। म्यूचुअल बाइंडिंग का मतलब हो गया कि जब आपको दिखाना हो कि खुद एक से दूसरे, मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, वी शुड लव वन अनदर, वी शुड लव वन अनदर। ये क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है, वन अनदर। अब देखिए, यहाँ पे पारस्परिक संबंध दिखाया गया है। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं कर रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिएगा। वी शुड, हमें एक दूसरे से, वी शुड, वी मीन्स हम लोगों को एक दूसरे से लव, प्यार करना चाहिए। किससे? एक दूसरे से। वी शुड लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे से भाईचारे के भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करके रखना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। तो यही मैंने इस सेंटेंस को लिखा है, वी शुड लव वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए, जो एक वर्ड आया वन अनदर, ये जो वर्ड आया वन अनदर, क्या ये एक संबंध नहीं दिखा रहा है इन दोनों में कि हम लोगों को प्यार किससे करना चाहिए? आपस में प्यार करना चाहिए। तो आपस में ये क्या कर रहा, वन अनदर आके दिखाया। मैं तो ये भी लिख सकता था ना, वी शुड लव आवर पेरेंट्स, ये भी तो लिखा जा सकता था कि हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने वन अनदर लिखा तो वहां पे ये वन अनदर आके बता दिया कि एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ने का भाव दे रहा है वन अनदर। तो जब हम लोग वन अनदर, एक वर्ड और होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, ईच अदर, एक वर्ड और होता है प्रोनाउन में ईच अदर। एक वर्ड होता है वन अनदर, दूसरा होता है ईच अदर। दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इस सबसे ज़्यादा बड़ी समझने वाली बात यह है कि इन दोनों को यूज कब, कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जब आपको पारस्परिक संबंध दिखाना होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझ में आ गया? रेसिप्रोकल दो ही होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, वो दो होते हैं, वन अनदर और ईच अदर, अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी एक नोट करने वाली बात है, उसको नोट भी कीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ। वन अनदर का प्रयोग नहीं, उसको कट कीजिए। ईच अदर का प्रयोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग, रेसिप्रोकल की इंग्लिश लिख लीजिए। RECIPROCAL, PRONOUN, प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग
रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, हमेशा दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का प्रयोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो देखिए मैंने क्या समझाया, अब उस चीज को समझते हैं। देखिए कभी कभी आपको सेंटेंस में साफ साफ नहीं दिखेगा कि यहां पे दो व्यक्तियों में काम हो रहा है कि एक व्यक्तियों में काम होगा। सब्जेक्ट कई सारे होंगे पर वहां काम असल में दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा हो। जैसे हैंड शेक, जैसे आप एक पार्टी में गए, वहां पे किसी ने सजेशन दिया कि आपको एक दूसरे से हैंड शेक करना है, तो वहां जो एक दूसरे का मीनिंग आएगा वहां ईच अदर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप हैंड शेक करेंगे तो बस दो ही लोग रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना एक तीसरा हाथ भी आ गया और तीनों लोग मिलकर हाय हैंड शेक कर रहे हैं। करेंगे कई लोगों से आप, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे आप बस दो लोग हैंड शेक कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तो वहां पे भी ईच अदर का प्रयोग होता है। तो उस चीज को आप समझेंगे कि कहां पे कैसे ईच अदर का प्रयोग और वन अनदर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राहुल एंड रोहित हेड्स राहुल एंड रोहित हेड ईच अदर या फिर वन अनदर। आपको ये बताना है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा राहुल एंड रोहित हेट ईच अदर या फिर वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि ईच अदर सही है या वन अनदर। तो मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें क्या लिखा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए करते हैं और दो से अधिक जब हो जाए तो वन अनदर। तो यहाँ पे बताइए कितने आदमी हैं? एक राहुल है, एक कौन है? राहुल है। एक कौन है? रोहित है। और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो यहाँ पे जो ईच अदर होगा ये सही होगा। ये ईच अदर जो है ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो वन अनदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वन अनदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जब आपको दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध दिखाना होता है तो वहां पे आप ईच अदर का प्रयोग करते हैं, न कि वन अनदर का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ईच अदर। और वन अनदर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध दिखाने के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा we were advised to handshake ईच अदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वी वर एडवाइज टू हैंडशेक ईच अदर। और दूसरा ऑप्शन था वन अनदर।
वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इस सेंटेंस का अगर जो थोड़ा सा इंग्लिश आप नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे मतलब मैं पहले बता देता हूँ। वी वर एडवाइज्ड का मतलब है ये एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का सेंस पहचानने का क्या होता है, देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग पैसिव वॉइस को भी रिलेट करते समझेंगे। पैसिव वॉइस का जो असली मीनिंग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। असल में पैसिव वॉइस यही होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात और याद रखिएगा, बी के जो फॉर्म होते हैं वो होता है इज, आर, एम, वाज, वर। अभी बस आप इतना समझिए, इसको और डिटेल में हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। और पैसिव वॉइस में बी के ही फॉर्म होते हैं इज, आर, एम और वाज, वर। बी का ही जो फॉर्म है वो होता है इज, आर, एम और वाज, वर। ये देखिए, ये प्रेजेंट होते हैं, ये पास्ट होते हैं। और जब परफेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो बी का हो जाता है बीन। ठीक है, बी का हो जाता है बीन। तो ये बी का फॉर्म याद रखिएगा, इज, आर, एम कुछ नहीं है बल्कि बी के एक फॉर्म है, वाज, वर भी कुछ नहीं है, एक बी के फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म बी का बीन होता है। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, बी का फॉर्म है, बी प्लस ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये पैसिव वॉइस है। तो वी वर एडवाइज्ड टू हैंडशेक ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे वी वर एडवाइज्ड, हम लोगों को सलाह दी गई थी कि हम लोग हैंडशेक करें। अब मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे आपके पिताजी ने आपको एटिकेट मतलब समझाया, आपको एक सभ्यता वो संस्कार समझाया कि देखना, जाना तो वहाँ हैंडशेक करना, सबसे हाथ मिला लेना सबसे। तो वहाँ पे जब आपको हाथ मिलाने के लिए सबसे कहा गया, थे कई लोग, आपके दिमाग में आया कि कई लोग हैं तो वहाँ पे हम वन अनदर लगाता है। लेकिन जब आप हैंडशेक करेंगे तो कितने लोग आपके साथ होंगे? जब आप हैंडशेक करेंगे तो कितने लोग के साथ करेंगे? एक आदमी के साथ हैंडशेक करेंगे और एक खुद होंगे, मतलब दो लोगों के बीच में ये कार्य हो रहा है। तो वहाँ पे भी कौन सा वर्ड सही होगा? ईच अदर, न कि वन अनदर। तो कौन सा सही हो गया? ये वर्ड सही हो गया और ये गलत। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब जो एक्शन हो रहा है, अगर वो एक्शन बस दो लोगों को के साथ में हो रहा है, भले वहां पे कई लोग हैं, तो वहां पे हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं, न कि वन अनदर का। और वन अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां एक से अधिक कई लोग हों, सॉरी, दो से अधिक कई लोग हों। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा हम लोग का पॉइंट है प्रोनाउन में, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब उसको समझेंगे। अभी तक जितना भी खिलवाड़ था, जितना भी प्रोनाउन था, एक पर्सनल प्रोनाउन का वो वाला पार्ट, चार्ट वाला पार्ट छोड़ के सारा का सारा एक तरीके से इजी था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, अगर जो आप ईमानदारी से नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको देखिए, अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन में फंस जाएंगे। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन पहले तो होता क्या है। नाउन, फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का जब मैं लिया था तो उसमें समझा रखा था कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में अंतर। जैसे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे एक बार और समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इसको हम लोग समझ रहे हैं प्रोनाउन के रूप में। देखिए मैंने लिखा राम रीड्स बुक। ठीक है, फुल स्टॉप। राम प्लेज क्रिकेट। दो सेंटेंस लिखा मैंने। ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब है कि एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हुआ और एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये फुल स्टॉप है, इसलिए बड़ा किया हूं क्योंकि फुल स्टॉप का यहाँ पे मायने बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये फुल स्टॉप है। तो राम रीड्स बुक, फुल स्टॉप। राम प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप। राम किताब पढ़ता है, राम क्रिकेट खेलता है।
ठीक है। अब मैंने बोला कि आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़िए और एक फुल स्टॉप को गायब कीजिए। मैंने बोला कि आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़िए और एक फुल स्टॉप को गायब कीजिए। तो आपने क्या बोला, आपने लिख दिया, सीधे सीधे लिख दिया, राम रीड्स बुक। अब एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप हटाना मतलब कि इन दोनों सेंटेंस को क्या करना, आपस में जोड़ना है। जब इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है तो आपको एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे वो कंजंक्शन होगा और। आप कहना क्या चाहते हैं, राम किताब पढ़ता है और राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे जो और है और ही जाके इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा। तो इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का यूज होगा और वो कंजंक्शन होगा एंड, तो वो हो जाएगा एंड। अब ये कंजंक्शन एंड क्यों यूज हुआ है वो हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, अभी इतना बस समझिए, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, राम रीड्स बुक, एक कंजंक्शन यूज किया एंड। अब राम, फिर राम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार राम लिखा जा चुका है। अब इसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, मतलब इस नाउन को हटा के इसकी जगह एक वर्ड यूज करेंगे जो कि प्रोनाउन होगा। तो इस राम को हटाएगा कौन वर्ड, कौन सा प्रोनाउन, ही। क्यों, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। राम क्या है, सिंगुलर है, मस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए एक ही प्रोनाउन है ही। चूंकि सब्जेक्ट है, एक्शन कर रहा है खेलने का, तो सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है। अब यहाँ पे प्लेज क्रिकेट, ठीक है। आपने बस क्या किया, एक सेंटेंस लिख दिया, राम रीड्स बुक एंड ही प्लेज क्रिकेट, एंड ही प्लेज क्रिकेट। तो ये तो था इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का आपने काम कर दिया। इसमें एक बात बताइए, क्या एंड ने किसी को रिप्लेस किया है? इस एंड ने किसी को रिप्लेस किया, किसी को हटाया है? नहीं हटाया। इसमें फुल स्टॉप को भूल जाइए, फुल स्टॉप को मत, अब ये मत कहिएगा सर फुल स्टॉप को हटाया है। फुल स्टॉप को हटाने का मतलब नहीं है इन वर्ड में से कोई भी एक वर्ड इसकी वजह से रिप्लेस हुआ है, नहीं रिप्लेस हुआ। आपने सीधे सीधे लिखा राम रीड्स बुक एंड ही प्लेज क्रिकेट, राम किताब पढ़ता है और वह क्रिकेट खेलता है। तो आपने सीधे सीधे ये वर्ड, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा एक कंजंक्शन एंड के माध्यम से, और ये कंजंक्शन जो एंड था उसने किसी भी वर्ड को रिप्लेस नहीं किया। तो ये तो होते हैं कंजंक्शन, क्या करते हैं, सिंपली दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहीं पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़े से कंजंक्शन से हट कर होते हैं, वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, पर वो सेंटेंस में से एक नाउन को भी रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्रोनाउन बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने प्रोनाउन बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी नाउन को जरूर रिप्लेस कर रहा होगा, तो ही वो प्रोनाउन कहला रहा है। ठीक है। तो अब समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, नहीं इसको नहीं लिखते, बार बार राम जी आ जा रहे हैं। अभी कोई गलत बात बोल देगा फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, फुल स्टॉप, द बॉय हेल्प्ड यू, हेल्प्ड यू, यस्टरडे। ठीक है। मैंने ये पूरा एक सेंटेंस लिखा है और यहाँ पे भी दो फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप यहाँ पे है और एक फुल स्टॉप यहाँ पे है। ठीक है। ये दो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप को इसलिए मैंने गाढ़ा कर रखा है क्योंकि उन्हीं को हटने से तो पता चलेगा भाई सेंटेंस जुड़ गए हैं। फुल स्टॉप जहाँ पे लग जाता है मतलब कि ये सेंटेंस वहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब अगला जो वर्ड यूज करेंगे वो कैपिटल से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ। दी आर्टिकल है एक, उस आर्टिकल के बारे में भी अच्छे से समझेंगे, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दी एक डेफिनिट आर्टिकल होता है जो कि निश्चित कर देता है कि बात उसी के बारे में हो रही है। बस इतना समझिए, बाकी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। किस लड़के को? द बॉय हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने आपकी सहायता की थी। ठीक है। तो ये मैंने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं बच्चे को जानता हूँ, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, द बॉय हेल्प्ड यू यस्टरडे, हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब मैंने बोला कि आप इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कीजिए।
मैंने बोला आप इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने को काम कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप इसको एंड लगा के नहीं जोड़ सकते, जोड़ के देखिए, मैं उस बच्चे को जानता हूं और बच्चे ने तुम्हारी सहायता की। सेंटेंस सही बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। अब जबरदस्ती का बैठाएंगे तो बात अलग है। आई नो द बॉय, मैं बच्चे को जानता हूं और बच्चे ने तुम्हारी सहायता की। जब आपको सब्जेक्ट एक ही होता है, जब सब्जेक्ट एक ही होता है और वो दो एक्शन कर रहा था, तब वहां पे एंड का यूज करते हैं। अभी सिंपली बस इतना जानिए, ठीक है। अब यहां पे हमें जब इस सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। किस लड़के को? जिसने, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किसने किया है? एक सेंटेंस, एक वर्ड है हु। कौन सा वर्ड है? हु, रेड मार्कर, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, कौन से बॉय? द बॉय हेल्प्ड यू यस्टरडे। यहां पे अब मैं इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया, जोड़ दिया और एक फुल स्टॉप यूज किया लास्ट में यस्टरडे के बाद, लास्ट में यस्टरडे के बाद। तो यहां पे जो सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, वो कौन सा है? वो है हु। ये कौन सा वर्ड है? वो जो जिसने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, वो वर्ड है हु। इस वर्ड ने ही इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया है। इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? हु ने किया है। इस हु ने ही इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया है। अब देखिए, मैंने लिखा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, तो यहां तक तो सही, आई नो द बॉय। हु, इस हु ने एक बॉय वर्ड, एक इस बॉय जो कि एक नाउन था, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं जो समझा रहा हूं वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां तक तो सेम है, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय। हु, कौन से बॉय ने? जिसने। हु का मतलब होता है जिसने। हिंदी में अगर जो आप इसका सेंस निकालना चाहें तो हु का मतलब आएगा जो या जिसने। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने, हु। अब इस हु वर्ड ने इन दोनों सेंटेंस, ये जो दो वर्ड सेंटेंस थे, आई नो द बॉय एक सेंटेंस, द बॉय हेल्प्ड यू यस्टरडे दूसरा सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। तो पहले क्या किया? रिलेट किया है। दूसरी चीज, इसी हु ने इस दी बॉय को रिप्लेस किया, जो कि एक क्या था? नाउन था। तो इस बॉय, दी बॉय को रिप्लेस किसने किया? हु ने। और ये हु क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। इस नजरिए से देखा जाए तो ये प्रोनाउन भी हुआ, एक नाउन को रिप्लेस किया हु। अब देखिए आगे का फिर सेंटेंस वही है, हेल्प्ड यू यस्टरडे, हेल्प्ड यू यस्टरडे। तो इस हु ने एक नाउन को रिप्लेस किया, द बॉय, ऊपर से दो सेंटेंस को रिलेट किया। तो इसीलिए इस हु को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यही होते हैं रिलेटिव। हु ही कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का भी काम किया है और एक नाउन द बॉय को भी हटाने का काम किया है। ठीक है, द बॉय को हटाने का भी काम किया। अब यहीं पे एक चीज और समझिए, यहीं पे मैं समझाता हूं जो आपके क्लास में, आपके पेपर में एक बार आया हुआ है। मैं पूरा पेपर आज देख रहा था, मतलब क्योंकि मुझे क्वेश्चन लेने थे कुछ आपके प्रीवियस ईयर से। तो उस क्वेश्चन में एक वर्ड आया हुआ था, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब यहीं पे भी आप ये भी समझते चलिए कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो मैं ऊपर वाले ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम, ये जोड़ के ये पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस बनाया नीचे वाला, और उसको जोड़ने का काम हु ने किया। और चूंकि हु ने एक द बॉय को रिप्लेस किया था तो जोड़ने का काम किया रिलेटिव, और एक नाउन द बॉय को रिप्लेस किया तो प्रोनाउन, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये तो समझ में आ गया ना। तो ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैं एक बार फिर लिखता हूं। ठीक है, इसी चीज को मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन को ही मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। आई नो द बॉय
हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। ठीक है, ये एक मैंने वर्ड लिखा है, आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब देखिए मैंने आपको समझाया था, इसको आज यहीं रखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं रखते हैं, इसी के लिए इसी को लेके हम लोग आगे समझेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन को बस आपने समझा दिया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो एक नाउन को रिप्लेस करता है ज़्यादा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस भी करता है और आपस में दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपस में जोड़ने का भी काम करता है और ऊपर से किसी नाउन को भी रिप्लेस करे। कंजंक्शन बस दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। अब मैं क्लास इसलिए इस समय रोक रहा हूँ, मैं जब ज़्यादा आपको पढ़ा देता हूँ, देखिए मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, मैं फ्लो में हूँ, अभी फ्लो में ही बताते चला जाऊँगा। अभी 1 घंटे की क्लास में खींच लूँगा क्योंकि मुझे अब इसके आगे एडजेक्टिव क्लास बताऊंगा, फिर उसके बाद एडवर्ब क्लास बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा हु कब यूज करते हैं, हुम कब यूज करते हैं, विच कब यूज करते हैं, हुच कब यूज करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, तो फिर आपको बोरियत महसूस होने लगेगी और आप फिर कहेंगे अरे यार, फिर आप भी थोड़ा सा हल्का होना शुरू होंगे तो फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब जो चीज़ें समझाऊंगा मैं, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं दूंगा। अभी के लिए बस आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझा दिया कि वो होते क्या हैं। आगे जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो बस यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इसी के आगे देखेंगे। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, थक गया हूँ कहते कहते, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा अप्रिशिएट भी कीजिए, सर ने अच्छा पढ़ाया या फिर बुरा पढ़ाया या फिर क्या गलती है सर, आप इसको सुधारिए। ठीक है, तो वही मुझे पता तो चला कि मैं क्या हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, तो आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है जो एडिशनल आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सर से पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी लेक्चर के वीडियो में डाल दीजिए। लेकिन वो होना चाहिए थोड़ा रीजनेबल क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती का ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, डाल दीजिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे। अगर जो लगा सबको बताना चाहिए तो फिर यहाँ पे आके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।